हम हमारी 8th क्लास SST में हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमारा 5th चैप्टर चल रहा है जो हमने कल स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था जब जनता बगावत करती है, ठीक है। और उसके बाद में 1857 और उसके बाद के बारे में हम इस लेसन में जानकारी ले रहे थे। हमने बताया था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ जो थी, जो दमनकारी नीतियाँ थी, जिसमें जनता पर उन्होंने शासन करते समय उनको दबाव बनाकर अपने नियंत्रण में लिया, और उन सब नीतियों के प्रभाव से राजा रानी, किसान, जमींदार, सिपाही, हमारी जनजातियाँ, आदिवासी लोग, उन पर बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिले। जो प्रभाव थे जनता के हित में नहीं थे, जनता की भावनाओं को ठेस पहुँची थी, तो लोगों ने क्या किया, उन सब चीज़ों का विद्रोह करना शुरू किया, यानी बगावत करनी शुरू की। हमने कल देखा कि किस तरह से नवाबों की छिनती हुई सत्ता से, उसके बाद किसान और सिपाही किस तरह से उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ बगावत करने पे तैयार हुए थे। अंग्रेज जो कि भारत में बहुत सुधार लाना चाहते थे, उसके बारे में, सुधारों की प्रक्रियाओं के बारे में भी हमने देखा, लेकिन वो सुधार भी वह अपने हित के लिए कर रहे थे। बहुत सारे समाज सुधारकों के बारे में हमने नाम लिए थे, जिनके बारे में हम इसी पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। आज हम जनता की नज़र से जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंग्रेजी शासनकाल था, तो वो उस अंग्रेजी शासनकाल के बारे में क्या सोचते हैं। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर 2 स्रोत बताए गए हैं। पहला स्रोत जिसमें 84 नियमों की सूची बताई गई है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो 84 नियमों की सूची है, ये महाराष्ट्र में एक गाँव में रहने वाले ब्रह्मभट्ट गोडसे द्वारा लिखी हुई पुस्तक माझा प्रवास के अंश हैं, जिसमें विष्णु भट्ट और उनके जो चाचा थे, जो मथुरा एक आयोजित हो रहे यज्ञ में जा रहे थे, और रास्ते में उन्हें मुलाकात हुई कुछ सिपाहियों से, जिन्होंने उनको कुछ सलाह दी कि वे यहाँ से वापस लौट जाएं, क्योंकि अगर वे वहाँ जाएंगे तो 3-4 दिन में वहाँ कुछ ऐसा कोहराम मचने वाला है जो सिपाहियों के द्वारा बताया गया, उनको उसके कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के जो धर्म को नष्ट करने जा रही हैं, उसके लिए उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई। और 84 नियमों की जो सूची बनाई, वो कलकत्ता में सारे राजाओं राजकुमारियों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को एक घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर नियम लागू किएंगे तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा गुस्से में थे और अपनी राजधानी लौट गए थे, और तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में शुरू कर दी थी। धर्म युद्ध की तारीखें तय कर दी गई थी, और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो ये तो था इस 84 नियम जो बनाए गए अंग्रेजों, जिसका विद्रोह हमारे देश के राजा रानियों ने, राजकुमारियों ने किया। ये दूसरा स्रोत जो हम अब देखने जा रहे हैं स्क्रीन पे, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना फैल गई। ये जो अंश है, ये सीताराम पांडे उनके द्वारा लिखी गई फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार अंश से ली गई है। इस दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्करणों से मिलती है। उन्होंने 1812 में बंगराज की नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था, और 48 साल तक उन्होंने नौकरी की, और 1860 में जब ये रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने बगावत को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की थी, और उनका बेटा विद्रोहियों के साथ था, और अंग्रेज़ों ने उनकी आंखों के सामने ही सीताराम के बेटे को मार दिया था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें एक संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया, और 1861 में अवधी भाषा में उन्होंने ये संस्मरण लिखा, जिसका नाम था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ठीक है। सीताराम पांडे के इस संस्मरण में जो अंश है वो इस प्रकार था। वो लिखते थे कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर चुके थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदे भी सेना की नब्ज़ को समझने के लिए पूरे भारत में भेज दिए गए थे। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी थी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने हमारे बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ ढालने और सिपाहियों को अपने मालिकों के खिलाफ अंग्रेज़ों की बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली के बादशाह थे जे उन्हें दोबारा गद्दी पर ताजपोशी की जा सके।
उन्होंने दलील दी कि अगर सिपाही मिलकर काम करेंगे और इन सुझावों पर अमल करेंगे तो सेना कुछ भी कर सकती है, जैसा हम सोचते हैं। यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया है जिसके अंदर मेरठ में जो विद्रोही सिपाही थे वो क्या करते थे, अफसरों के घर में घुस जाते थे और इमारतों में आग लगा देते थे, और ये विद्रोह और बगावत का एक रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। संयोग की बात है कि इस समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल करने के तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तो सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहाँ से खबर या कहते हैं ना अफवाह फैल गई कि इन राइफलों में जो कारतूस यूज़ किया जाता है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया हुआ है। आप जानते हैं कि हिंदुओं के लिए सूअर और मुसलमानों के लिए गाय, उनका धार्मिकता जुड़ी हुई है, और इन कारतूसों को यूज़ करने के लिए मुंह से खोला जाता है, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ होता है। तो हमारी रेजिमेंट दूसरे लोगों को ये लिखकर ये खबर भेज देते कि जल्दी हर रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल इस बात को लेकर होने लगा, और 40 साल की नौकरी में सरकार ने इस मजहब की चोट पहुँचाने के लिए कुछ और नहीं किया था। लेकिन ऐसा मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे, और स्वार्थी लोगों ने तुरंत एक कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज जो हैं हम लोगों को ईसाई बनाने पर आमादा हैं, और उन्होंने इस तरह के कारतूस बनाए हैं जिनका इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, दोनों के धर्म जो हैं भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है। कर्नल का मानना था कि ये बेचैनी उन्हें साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप में ख़त्म हो जाएगी और मुझे घर जाने की हिदायत दे दी गई। यहाँ पर हमने आपको 2 अंश